निर्माण का विषय है। देखिए, आपदा तो आई है। आपदा में पहला चरण जो है वो अवस्था ही है कि जहाँ पर भोजन नहीं मतलब है। एक, चूंकि ये यूट्यूब पे डालेंगे हम, हाँ, थोड़ा मैं प्रश्न से एक हाँ। स्ट्रक्चर आ जाएगा। एक सेकंड में ये हटा दूँ थोड़ा साइड हाँ, में। इसको हटा दो। हाँ जी, कोई दिक्कत बस काफ़ी है। ये हाँ काफ़ी है, काफ़ी है। आप का नाम पूरा नाम क्या नहीं। नत्थीलाल बंगवाल। है? हाँ, तो भाई साहब थोड़ा अपना परिचय बताइए। आप क्या आज आप पे क्या दायित्व है, क्या करते हैं? मैं यहाँ पर प्रधानाचार्य हूँ। उसके अलावा मेरे पास पूरे गढ़वाल के जितने हमारे माध्यमिक विद्यालय चलते हैं, इंटर कॉलेज, उनका मैं निरीक्षक हूँ। जी। और इस आपदा के दौरान मैंने पूरे उत्तराखंड के ये आपदा वाला क्षेत्र है उसका भ्रमण किया है। उससे पहले मैं यहीं पर अपने हवाई पट्टी पर जो कार्यक्रम चल रहा था ये आपदा के समय, तो उस समय हमने 8-7 लोगों ने एक बहुत अच्छी यूनिट तैयार की, स्थानीय आधार पर राशन जोड़ करके। और जितने भी अपने हरसिल, भटवाड़ी, मनेरी और यहाँ से आने वाले जितने यात्री थे जिनको हेली सेवा से यहाँ छोड़ा जा रहा था, जी। उनके खाने की और रहने की और सारी व्यवस्था हमने अपने आप की। जी। अपने विद्यालय में पहले से भिन्न भिन्न प्रांतों के यहाँ पर पूरे विद्यालय में एक छावनी टाइप की हमने बना रखी थी। सारे यात्री यहाँ पर टिके हुए थे। यात्रियों के निकलने के साथ साथ यहाँ पर आर्मी की पूरी पूरी आर्मी अपने विद्यालय में, और करीबन 10 दिन तक यहाँ रहे। इस 10 दिन के अंतराल में हमने स्थानीय आधार पर जितना बढ़िया प्रयास यहाँ पर करना था उतना बढ़िया प्रयास हमने लोगों को यहाँ पर दिया है। जैसे पुनर्निर्माण की बात हम करते हैं, मेरे ख्याल से मेरा ये सोचना है कि पूरे देश के अंदर और उत्तराखंड शासन की विशेष रूप से एक सोच होनी चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए कि निर्माण के में आपदा में हम एक बार बिस्कुट पहुंचा गए या नमकीन पहुंचा गए या पानी की बोतलें पहुंचाए, उससे निर्माण कार्य नहीं हुआ। जो शेष हिस्से गांव के आज भी टूटे हैं, आज 1 महीना 1.5 महीना लगभग हो गया जी। समय पूरा हो गया जी। लेकिन उन लोगों को अभी राशन भी नहीं गया है। ओहो। अभी कई लोग ऐसी त्रासदी में है। मैं स्वयं पैदल यात्रा भ्रमण किया। मैं केदारनाथ घाटी में पूरा सोनप्रयाग, पाटा, गुप्तकाशी, अगस्त मुनि, ऐसे हमारे स्तर के भी 28 विद्यालय हमारे अभी समाप्त हुए हैं। 28 विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर समाप्त हुए हैं, इंटर कॉलेज भी, और उसमें जिनका कि हाई स्कूल इंटर के बच्चों की मार्कशीटें तक भी बह गई हैं, उनके लिए भी अभी डीएम के माध्यम से हमने बात की है। यहाँ पर अपने आर्मी के जितने भी अधिकारी रहे, आप यदि उनके संबंध में पूछेंगे तो वो जो अपने यहाँ पे MK यादव अपने कैप्टन थे, उन्होंने बरबस अपने शब्दों से ये कहा कि ऐसी सेवा भाव मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी कि जो लोग आप कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर जो आप कर रहे हैं, वो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। और इतने प्रभावित हुए कि बाद में उन्होंने कहा कि हमारे जो जनरल विक्रम सिंह जी हैं वो आपको मिलना चाहते हैं यहाँ पर। क्या बात है। तो वो आने के लिए यहाँ पर उन्होंने फिर रात 11:30 बजे मुझे जगाया। 11:30 बजे उन्होंने कहा कि आपसे 10 लोग जो आपकी टीम के उनसे बात करेंगे। फिर सुबह उन्होंने कहा कि नहीं, 8-6 लोगों से बात होगी। फिर उन्होंने विदाई की। आर्मी वालों ने, वायुसेना और थल सेना के लोगों ने विदाई दी मुझे। इतना अच्छा जो आपने ये कार्य दिया, ये मेरे जीवन में कहीं नहीं रहा। क्या बात। और अब उन्होंने फिर वहाँ पर मिल करके हम सब लोगों को जो है सुबह बल्कि निष्ठान करवा करके, और मैंने ऐसी एक व्यवस्था की जो अपनी टीम थी कि जो आया वहीं पर अपने आधार पर बांट करके सब लोगों का ठीक से नियोजन किया। लेकिन जो आप अभी कह रहे थे अपने उद्बोधन में, लोग कह रहे हैं कि 20 रुपये का 30 रुपये का परोठा मिला है, मैं उस पर भी चर्चा करूं तो लोगों के मन में गलत भ्रांतियां थी। जो मैं काम कर रहा था यहाँ पर, उस काम मैंने क्या देखा, जो कुछ लोग ऐसे आ रहे थे वो कह रहे थे कि साहब यहाँ बादाम भी मिल रहा है क्या। अरे तो मैंने कहा देखिए, ये तो मैं स्वयंसेवी संस्था हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक हूँ मैं। उस घटक में यहाँ पर स्थानीय लोगों से मांग करके राशन और ये खाना वो कर रहा हूँ। ये तो मेरे उसमें है ही नहीं, परिधि में है ही नहीं कि बोला शासन दे रही, मैं गलत फहमी। आप इसीलिए भटक रहे हैं कि सरकार ने देना और हमने लेना है, ऐसा कहीं नहीं है। नहीं, ये तो सेवा का भाव है, सेवा के भाव से कर रहे हैं। और इतना काम अभी बेंगलोर से एक आए थे, वो आप जो जैसे कह रहे हैं मीडिया में पीछे रहते हैं, एक सज्जन आए, बहुत पैदल चल के आए। उन्होंने कहा 1 लाख रुपये और पासपोर्ट तक मेरा खो गया है। और यहाँ पर आके जब उन्होंने भोजन किया, भोजन के बाद वो मुझ पर चिपक गए कि मैं आपको 50,000 रुपये की राशि देना चाह रहा हूँ, आप जो भोजन और जो सेवा यहाँ पर कर रहे हैं आप उसे करवाइए। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप मेरी सेवा में ये मुझे पाप लगाएंगे, इसलिए जितनी सेवा मैंने की है उसे रहने दीजिएगा, आप जहाँ होगा वहाँ इसका उपयोग करना। तो ऐसे लोग भी हमारे पास आए यात्रियों में से। तो ऐसा काम जो यहाँ पर सारे उत्तराखंड के लोगों ने जितना जहाँ पर थे संसाधनों के अभाव में भी, अब गौरी गांव का आप उदाहरण लें कि पूरे लोगों ने भोजन करवाया।
लेकिन आज उनके पास खाने के लिए राशन स्वयं नहीं की है। खुद की या मनेरी आश्रम हमारा चलता है, जितना वहाँ छात्रावास में छात्रों के लिए राशन था वो सब उसका हुआ। चिनियाली सोड ऐसा स्थान था कि जहाँ से हेली सेवाओं से सब राशन आ रहा था। आर्मी के साथ हमने मनेरी, भटवाड़ी और हरसिल और मातली में सारा सप्लाई करवाया और उन लोगों के साथ ऐसा सहयोग किया कि डीएम साहब हुए यहाँ पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये लफ्ज़ थे कि साहब आप हमारी सेवा में बचा रहे हैं। आपने केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी मुझसे बैठ करके 10 मिनट तक मेरे साथ बैठ रहे और बड़े ऐसे गदगद हुए कि उन्होंने कहा कि वाकई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के घटक वास्तव जमीन में काम कर रहे हैं और बड़ी प्रशंसा और बड़ा उन्होंने वो किया। फिर महारानी लक्ष्मी शाह ने फिर उन्होंने भोजन किया कि मैं आज एक पूरी जरूर खाऊंगी यहाँ बैठ करके आपका जो आयोजन चल रहा। निर्विकार रूप से लोगों ने सहयोग किया है। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय केवल राशन देने से, एक पानी की बोतल, एक बिस्कुट पहुंचाने से उत्तराखंड का निर्माण नहीं होगा। निर्माण के 3 चरण होने चाहिए। पहले उसमें आपदा में हमने जहाँ भोजन नहीं था। एक बीच में आपकी बात रोक नहीं रहा हूँ। जो सामान्य समाज है दिल्ली, मुंबई महानगरों में, उनको आज वास्तु स्थिति से थोड़ा अवगत कराना आवश्यक है कि आज जमीन पे क्या सिचुएशन है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अच्छा भाई जो राशन तो एक बार दे दिया, अब क्यों देना है, क्या खेती नहीं है वहाँ पे? तो मतलब ऐसी बात आती है कि, और लोगों को ये बात जो उत्तराखंड की विशेष भौगोलिक परिस्थिति है तो थोड़ा उससे अवगत कराएंगे। राशन की बात और उसकी बात कर रहे हैं तो पहाड़ की भौगोलिक स्थिति भिन्न है जी। अभी ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में क्या है कि लगातार बारिश से जो सीढ़ी नुमा जो हमारे खेत हैं वो बादल फटने से, लगातार बारिश होने से बह तो गए हों, उन पर अभी निर्माण तो तत्काल हो नहीं सकता है। और जब गांव के गांव और खेत यहाँ खेती भी क्या बहुत कम मात्रा में लोगों के पास है। मान लो किसी पास 4 नाली 5 नाली खेत हैं, बिखरे हुए हैं और वो सब बादल फटने से बह गए हैं, तो खेती करना तो अभी संभव है नहीं। वहां पर करेंगे परिश्रम, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड का प्रवासी मेहनत नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए 2 साल में फिर पुनर्स्थापित कर लेगा वो आपको। लेकिन अभी वो भूखे कगार पर इसलिए कि आपदा के कारण उन खेतों पर परिश्रम करना पड़ रहा है, उसके धन और जानवर भी सब बह गए हैं जिनसे हल जोतने का काम करना था। अभी मान लो हमारे यहाँ आलू और सेब का उत्पादन हो रहा है, लेकिन मार्ग तो अवरुद्ध हो गए, उनके लिए तो 3 रुपए किलो भी आलू नहीं बिक रहा है भटवाड़ी में। सेब की बुरी स्थिति हो रही है, उसके ढोने के लिए शासन प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो कहाँ से यहाँ की जो पहाड़ वासी है वो तो भूखी मरेगा ना, इसमें कि वो जोड़ेगा क्यों नहीं? ऐसा नहीं कि नहीं जोड़ सकता है, लेकिन भौगोलिक और विषम परिस्थितियों के कारण ये संभव आज के उसमें नहीं है। भूमिहीन कोई नहीं है पहाड़ में, लेकिन भूमि तो बह गई ना, उस फिर बनाने के लिए तो उससे समय चाहिए। उसके धन संपत्ति, बालक, परिवार विधवा हो गए। कई गाँव ऐसे हैं जिनके घरों में 4 लोग काम करने और चारों 4 बह गए, खेती कौन करेगा? ऐसा भी ध्यान में आया कि कई गांव हैं जहां अधिकतर महिलाएं विधवा हो गई। अभी मैं देवली भणीग्राम में था, वहाँ पंडा समाज है, एक परिवार जितने थे सब चले गए हैं, महिलाएं शेष बची हैं। क्या खेती एकदम से संभाल लेंगे? जिनकी कमर टूटी हुई एकदम से खेती पर जो बचा भी है, जो भूभाग, उस पर काम करना तो संभव नहीं है। इसलिए इस चीज का अध्ययन करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि केवल राशन से, और राशन भी कहाँ तक है। अभी हमारा नारायणकोटी में वो चलता है, अपना काम चलता है, हमने 25-30 किलो और बनाने के बाद भेजना ही नहीं, वहां तक पहुंचाना बड़ा जटिल है। मजदूर मिल नहीं रहा, कहाँ से उसको पहुंचाए? अपने आप हमारे स्वयंसेवक 10-10 किलो के बना करके और तब 2-2, 3-3 दिन में एक गांव में पहुंच रहे हैं। कितना देंगे? गांव की आबादी, गांव में 10, 15, 20 परिवार तो निश्चित रूप से होते हैं, उनकी भरपाई करना कठिन थोड़ी है। इसलिए उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति और खेती बाड़ी उसमें पीछे नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा उसको समेटने में और उसको परिपक्व होने। आप बताते हैं कि पुनर्निर्माण का जो कार्य है तो आप 3 चरण। हाँ, मैं कह रहा था कि पहले 3 चरण जो निर्माण के लिए 3 चरण है। पहले चरण में हमने राहत सामग्री के रूप में लोगों को खाने के लिए संसाधन जुटाया। दूसरा, हमने स्ट्रक्चर दिया, उनको टेंट दिया, तिरपाल दिया कि आप फिलहाल स्कूलों में और जहाँ पर जैसे संसाधन है, जैसे मैंने अपने स्कूल का वर्णन किया, यहाँ पर 1 महीने उनको रुकना और 10 दिन रुकना, जितनी व्यवस्था हुई, ये सब व्यवस्थाएं दीर्घ काल तक नहीं चली। क्योंकि दिल्ली में देने वाला बेंगलुरु बैठा हुआ आदमी तो सोच रहा है कि हमने ये दे करके तीसरी हो गई, इससे नहीं होगा भाई। उनका तो मकान जिनका बह गया है, मनेरी के ऊपर जैसे अभी 12 परिवार साफ हो गए, सारी जमीनी चली गई, शेष कुछ नहीं है, देखने के लिए कुछ नहीं है। तो उस निर्माण के लिए जब तक सरकार इस स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करती, कोई धन की व्यवस्था नहीं होती, स्कूल साफ हो गए, उसके निर्माण के लिए तो कम से कम 2-3 साल का समय लगेगा ना। अभी बहुत से एनजीओ आ रहे हैं जो पैसे देने की और उसकी बात कर रहे हैं कि खड़ा हो, तो उसमें 2-3 साल तो लगेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर राहत, खाने की व्यवस्था। दूसरा, टेम्परेरी व्यवस्थाओं में टेंट और विद्यालयों में रोकना।
और तीसरी व्यवस्था, जब तक निर्माण के लिए कोई आगे नहीं आता तो निर्माण कार्य नहीं, इसके लिए 2-3 साल तो वक्त लगेगा उसको खड़े होने में, कम से कम तब जाकर के स्वरूप खड़ा हो सकता है। नहीं तो ऐसा कहाँ होगा कि पानी की बोतल, नमकीन, बिस्कुट से सब बना नहीं होगा। थोड़ा आप मार्गदर्शन देंगे, जो अगर रेंट दो गिलास जो समाज के लोग आज किसी रूप से सहयोग करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो किस किस प्रकार की इस समय आवश्यकता है? कोई व्यक्ति कहता है, तो मैं पहला प्रश्न पूछता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं समय देना चाहता हूँ 10 दिन के लिए, मैं आना चाहता हूँ, और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सामान्य कोई तकनीकी स्किल भी नहीं है, मैं 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन चाहता हूँ, तो ऐसे लोग आना चाहते हैं, तो उनके समय का कहाँ नियोजन हो सकता है? कुछ ध्यान में आता है? मुझे लगता है जैसे मेडिकल के उसके लिए है, तो मेडिकल में आप जो ये आपदा प्रभावित गांव है, जैसे अभी हम केदारनाथ का ही वर्णन करें, उस घाटी में अभी बहुत सारी, जैसे आप कल भी टीवी और उसके माध्यम से हम देख रहे थे कि लाशों का सिलसिला जारी है, शासन प्रशासन उसे दबा रहा है। अभी वो रोज जो भी काम कर रहे हैं वहाँ लाशें निकलती रहेंगी, क्योंकि वो दबी पड़ी हैं, वो निकलती रहेंगी। ये सबके उसमें आना चाहिए कि उसने मलबा के अंदर कितने दबे होंगे किसी को पता थोड़ी है। तो उस क्षेत्र में जैसे अभी पशुओं पर बीमारी हो रही है, मानवों में भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी है, तो वहाँ पर जैसे संघ के, मैं तो संघ का ही कहूँगा, संघ के जगह जगह पर ऐसे सेवा केंद्र बना रखे, वहाँ रह करके निजी स्थानों पर सेवा कार्य किया जा सकता है। जैसे नारायण कोटी में है, हमारी मनेरी में है, उत्तरकाशी में, ऐसे स्थानों पर लोग करके आएंगे, वहाँ पर बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। अच्छा। और दूसरा उपयोग तो यही है कि जैसे निर्माण के लिए तो आर्थिक सहायता क्या है, हम कह रहे हैं कि स्थानीय पे न दे करके वो अपना जो है या स्थानीय जो लोग करना चाहते हैं अपने आप निर्माण कार्य कर सकते हैं। 1 कमरा 2 कमरा जो रहने की व्यवस्था बन सकती है, वो स्वयं बनाए देने के लिए। 28 विद्यालय अपने सरस्वती शिशु मंदिर बह गए, नष्ट हो गए, तो सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति कहता है कि चलिए साहब 1 कमरा मेरी तरफ से, मैं इसमें आर्थिक सहयोग करना चाहता हूँ, तो एक औसत, वैसे तो पूरी योजना बनेगी, हर जगह की भौगोलिक क्षेत्र अलग है, समझ आता है कि हर विद्यालय एक जैसा नहीं है, औसत यहाँ पे पहाड़ में निर्माण का 1 कमरे का कितना खर्चा आता है? और आज जैसी परिस्थिति में, जैसा भी हमने रुद्रप्रयाग में ये विचार किया था बैठे थे, तो न्यूनतम हमने कहा कि कम से कम 3 लाख से नीचे खर्चा नहीं आ रहा है प्रति कक्ष, क्योंकि मेटेरियल और ये सब तो बड़ा वो हो गया है, तो 3 लाख ये भी होता है, तो एक कमरे करके। और ये जो आप अपना विषय रख रहे हैं, बहुत अच्छा विषय आप ले रहे हैं, हमने कहा भी है किसी नाम से, उनके नाम से एक पत्ता लगा दे, 1 कमरा हो गया। अभी रुद्रप्रयाग में आप देखेंगे इंटर कॉलेज हमारा है, वहाँ टेंट लगा करके हम 1 घंटा तक कक्षाएं पढ़ा रहे हैं। वहाँ बाजार सही तो सारी चीज़ें तहस नहस हुई, कोई चीज़ शेष नहीं मिल रही है। अपनी घनसाली में हुआ, ऐसे सारे स्थान है जहाँ दब गए, बिल्कुल दबे पड़े हैं और स्थान नाम की शेष नहीं। तो यदि ऐसा कोई आर्थिक सहायता भी करता है तो 3-3.5 लाख रुपए तक 1 कमरा बनाने की स्थिति में हम आ जाते हैं। और किस रूप का जैसे अगर अभी हम विद्यालय पक्ष की बात करें तो काफ़ी ऐसा ध्यान में है कि बच्चों का वर्ष भी काफ़ी बच्चों का वर्ष खराब हो सकता है, कुछ बच्चों को नीचे लाया गया है। तो अगर कोई ऐसा मानस करे कि सब एक बच्चे का वार्षिक खर्च, जहाँ परिवारों का सब आर्थिक नष्ट हो गया, आधार नष्ट हो गया, कोई आज जीविका का साधन नहीं बचा है, तो वो कहेगी मैं बच्चे का 1 वर्ष का खर्च मोटा मोटी उठा दिया, तो औसत कितना धन आप समझते हैं एक बच्चे के वार्षिक? औसत मतलब ज्यादा कम हो सकता है? औसतन बहुत ज़्यादा नहीं है। किताबें और पूरे वर्ष पर्यंत उसका बैग से लेकर और कपड़े का हम भी लगाए, उसमें 2 भोजन का भी रहता है, दोपहर का भोजन का, तो उसमें ज़्यादा नहीं है। हमारे विद्यालय में, अपने यहाँ विद्यालय में पढ़ने में 10-12 हज़ार एक बच्चे का खर्चा है, ज़्यादा नहीं है। अपने यहाँ भी हमने चिरकूट विद्या मंदिर में जो ऊपर केदार घाटी में उनके वहाँ के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए वहाँ लाए हैं, एडमिशन कर दिया उनका। उनकी जो व्यवस्था भी जोड़ रहे हैं रहने की कि किस तरह से रहेंगे, ये काम हम कर ही रहे हैं। उस पर ऐसा 10-15 हज़ार रुपये में पर्याप्त हो जाता है। 10 से 12 हज़ार रुपये वार्षिक के आर्थिक सहयोग से एक बालक का बालक बालिका का। ये मैं इंटर तक की शिक्षा बता रहा हूँ, केवल विद्या मंदिरों। हाँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ ये सरस्वती शिशु मंदिर इंटर तक अपने विद्यालय चल रहे हैं, उनकी बात बता।
और ऐसे लगभग आज कितने बच्चों को लगभग आवश्यकता होगी औसत, मैं अनुमान से, मतलब कम ज्यादा हो सकता है? अभी हमारी तो बैठक हुई थी, मेरे पास स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं है इसका, लेकिन अभी प्रांत की बैठक हुई थी देहरादून में, तो उसमें ऐसे करीबन करीबन हमारे यहाँ 400-450 बच्चे उन्होंने काउंटिंग की थी, इतने बच्चे अभी इसमें पढ़े, उनको बीटेक के अलग हैं, बालिकाओं के कुछ अलग है जो हायर एजुकेशन में है उनका लगता है, तो इतने बच्चे लग रहे हैं। 500-700 बच्चे मतलब 1000 बच्चे भी हो सकते हैं? हाँ, जो ज्यादा प्रभावित हो, बता रहा हूँ, वैसे तो क्षेत्र घाटी टूटी है, उनका आंकलन नहीं, जो बुरी तरह से प्रभावित हुए, जिनके पास आज अंधेरे में खड़े, न इधर है न आगे न पीछे, अंधकार में खड़े, उन लोगों को इसलिए बता रहा हूँ। और अगर हम वो देखें जो और थोड़े कम प्रभावित हुए बट फिर भी प्रभावित है, वो तो अधिक होगी, कितनी संख्या हो सकती है? उनकी संख्या तो बहुत चली जाएगी, कम से कम लगा लो कि उनके तो हजारों में होगी, क्योंकि गांव के गांव और क्षेत्र के क्षेत्र, घाटी की घाटी तबाह हुई है, उनमें तो हम कहेंगे 10,000 भी कम हुई इस मामले में, क्योंकि आज जो देहरादून में पढ़ रहा है, बीटेक कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, अलग अलग क्षेत्र में है, आपदा के संसाधन तो खत्म हुए, पिता तो जो कमाने वाला था बह गया, एक माँ तो बची है घर में, वो क्या क्या कैसे पढ़ लेगा? आज उसके सामने तो अंधेरा है, बाकी कुछ तो है नहीं। 3 वर्ष पढ़ाई कर ली, आखिरी वर्ष है उसका, कहाँ जाएगा? जी जी, बहुत दिक्कत स्थिति है, बहुत समस्या है इसमें बड़ी, और इसको सब सुधरने में समय भी लगेगा, स्वाभाविक, ऐसा नहीं कि तत्काल हो जाएगा। अपना जो यहाँ उत्तराखंड शासन है ना, वो इस पर थोड़ा सा काम नहीं कर पाया योजनाबद्ध ढंग से, वो इसको समझ नहीं पाया यहाँ कि करना क्या। आपने जो मुख्यमंत्री रहे यहाँ पर, उन्होंने इसको ठीक से कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि प्रकृति के सामने हर आदमी असफल है, लेकिन जिस योजकता और जिस उससे क्रियान्वयन से उन्होंने करना था, मुझे तो ऐसा लगता है उनको यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान भी नहीं है कि किस परिस्थिति में कहाँ कैसा खड़ा होना है। इस नाते थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता, फिर लोग समझेंगे। अभी दे भी रहा है शासन, अभी सिरतोड़ उधर विद्यालय में 500-500 रुपये उन्होंने पेड भी किए हैं बच्चों को, किसी को बस्ता जोड़ने के लिए, किसी किसके लिए काम हो रहा, लेकिन उस गति से नहीं हो पाया जैसा करना चाहिए। एक और जो रसद, जैसे भोजन की, राशन की, उसमें किस रूप का समाज का सहयोग हो सकता है? मेरा तो ये आग्रह है, यदि कोई भी वो कर रहे हैं तो रसद को जहाँ प्रभावित हो रहे हैं क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाया जाए तो ज़्यादा सार्थकता है। नहीं तो अभी जैसे हमारे यहाँ पिछली बारों कर रहे थे, मैं डीएम साहब से भी आग्रह किया था कि इसका जिला केंद्र पर आप संग्रहालय बनाएं। वो क्या रहा है कि ऐसे क्षेत्र में, मान लो जैसे मैं उदाहरण दिया, चिनियाली अभी छुट्टी भी नहीं, मान लो हवाई सेवाएं तो है, गाड़ी का नहीं भी है तो हवाई है, यहाँ ला करके यहाँ छोड़ देना, आगे न पहुँचाना, तो आपका ग्रेड है तो सड़ रहा है, बिस्कुट सड़ रहा है, क्या करेंगे उसका यहाँ? उससे थोड़ी काम चलने वाला। ये भी चलता है तो ये राशन का भी अभी कम से कम हम चाह रहे हैं कि अभी 6 महीने तक ये चलता रहना चाहिए, 6 महीने तक इसकी आवश्यकता है प्रभावित क्षेत्रों के लिए। विशेषकर चूंकि अब सर्दी आ जाएंगी तो और कठिन होता है, दिन छोटे हो जाते हैं। 6 महीने इसके लिए आवश्यक रूप 6 महीने ये काम और चलना चाहिए। तो भोजन की भी आवश्यकता लगभग 6 महीने तक है, निश्चित रूप से प्रभावित है, ऐसा नहीं है कि आपका समय और मार्गदर्शन मिला, और जो विशेषकर जो जमीन की परिस्थिति है उससे मैदान का व्यक्ति पहाड़ की विशेष परिस्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ है, उनकी जानकारी नहीं है, तो इसलिए उनकी कल्पना उतनी रहती है जितना उनको है। ऐसा कल कहीं बात कर रहे थे तो उन्होंने भी बताया कि भाई कच्छ में आया बहुत, पर वहाँ पहुँच तो सकते हो, यहाँ जितना, अगर आधे से ज़्यादा मेहनत तो पहुँचने की है, मतलब 70-80% मेहनत तो पहुँचने की है। देशवासियों की जानकारी होनी चाहिए, उत्तरकाशी जनपद देश का सीमांत जनपद है जी। अभी हरसिल में आर्मी रहती है हमारी जी, अभी उनका राशन समाप्त हो गया। ओहो, और राशन यहाँ पड़ा है, यहाँ से आप देखें गाड़ियाँ खड़ी हैं अभी उन धोने के लिए, क्योंकि हेली सेवा से मौसम तो खराब है, राशन वहाँ तक नहीं पहुँचाया जा रहा। जब देश की स्थिति में आर्मी भूख से खड़ी है तो वहाँ रहने वाले लोकल लोगों की कौन चिंता कर रहा हो? इसको कौन समझेगा कि यहाँ की पर्वतीय भागों में किस प्रकार की। माणा आखिरी गांव है, माणा उधर बहुत चीन की सीमा जी लगी हुई, इधर ही अभी हरसिल में यहाँ खड़े हैं आर्मी के लोग, जहाँ पर उड़ नहीं रहा है, यहाँ से राशन उनके पास है नहीं।
आर्मी जब भूखी रहेगी तो आम जनता के लिए कहाँ से होगा। तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन है। ये दौर ऐसे शहर में बैठ के नहीं तुलना की जा सकती कि किस प्रकार की कठिनाइयों से आदमी वहाँ सफर कर रहा है और कैसे उसे जी रहा है किन परिस्थितियों में। इसलिए थोड़ा ये तो धैर्य और विवेक का काम है कि और ये भाव सब लोगों के बीच में आना चाहिए कि भाई ये सीमांत प्रांत है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय।